Hello everyone, welcome to Smart Prep Vishakha, and in this video series we are studying class 7th NCERT of Social Science, that is Exploring Society, India and Beyond, which is divided in different themes. Today we are going to start chapter number 9, which is the part of theme D, and the chapter name is From the Rulers to the Ruled, Types of Government, है ना। इससे पहले हमने थीम ए के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। और थीम बी में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, न्यू बिगिनिंग, सिटीज एंड स्टेट्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और थीम सी में अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, दैट इज हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड, जो कि हमारा पिछला जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले इस लाइन का जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं। रूलर्स का क्या मतलब होता है? दोज हु आर इन पावर। वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? किंग हो सकता है, या प्रेसिडेंट वगैरह, है ना, मिनिस्टर्स और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। और जो रूल्ड, ये जो वर्ड दिया गया है, इसका क्या मतलब है? रूल्ड वो लोग होते हैं जिनके ऊपर गवर्न किया जाता है इन बॉडीज के द्वारा, मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं, है ना, सिटीजन्स, तो वो रूल कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इस चैप्टर की शुरुआत की गई है एज यूजुअल एक कोट से, जो कि किसका है? कौटिल्य का, अर्थशास्त्र से लिया गया है, कौटिल्य चाणक्य मतलब। और इसको ट्रांसलेट किया है एल एन रंगराजन ने। तो कोर्ट को पढ़ लेते हैं। रूलर्स ड्यूटीज इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर थ्री फोल्ड। तो जो किसी भी देश का रूलर होता है ना, शासक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो ड्यूटी होती है उसकी, वो तीन तरीके से होती है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन कौन सी है? रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन। तो पहला क्या है? रक्षा। कि जिस भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का अगर कोई रूलर है, तो वो उसकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो जो बाहरी आक्रमण है या जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे अपने स्टेट को या देश को उस बचाए, है ना। दूसरी, पालना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन दी स्टेट। और इसके बाद क्या आता है कि जो रूल और लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून और व्यवस्था होती है ना, कायदे कानून जिसको बोलते हैं, वो स्टेट में मेंटेन रहे, उनका पालन हो रहा हो। एंड थर्ड वन, योगा क्षेमा, है ना, सेफगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोगों के भले के लिए पॉलिसी को बनाना, जिससे लोगों का जो स्टेट है जो उसमें उसकी जो प्रजा है उनका भला हो सके, है ना, ऐसी पॉलिसीज को लेकर आना। ये एक तरीके का पार्लियामेंट का एक इमेज है, ठीक है, जो इंडिया की पार्लियामेंट है ना, उसके अंदर की। द बिग क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, के कितने तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं देशों में, है ना। और दूसरा है वेयर डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम। और जो गवर्नमेंट्स होती हैं देशों में, हर देश में होती है, तो वो उनको पावर कहाँ से आ रही होती है। ऐसे ही तीसरा है, हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल। और जो देश की गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो अपने देश के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करती है। और फोर्थ वन है, व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्यों जरूरी है किसी भी देश में, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं हम। व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो गवर्नमेंट क्या होती है और इसके काम क्या क्या होते हैं। इन ग्रेड 6 वी लर्न व्हाट गवर्नमेंट इज एंड एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स रोल्स। तो ग्रेड 6 में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है और इसके रोल्स को भी हमने देखा था। द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, दिस रोल इंक्लूड्स। तो जो गवर्नमेंट है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, उसको बनाए रखना। और ये सरकार कैसे करती है? ये पुलिस के थ्रू वो कानून बनाए रखती है और लोगों को प्रोटेक्ट करती है और समाज में डिसिप्लिन बनाए रखती है ना। ऐसे ही दूसरा है, इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। जो शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है समाज में, है ना। कैसे? चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो या देश के अंदर का कानून, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सिटीजन्स को पीस और सेफ्टी मिले, ठीक है। और मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, तो जो दूसरे देश होते हैं उनके साथ भी रिश्तों को मजबूत करती है और
साथ ही साथ ट्रेड, पीस और म्यूचुअल हेल्प के लिए उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं। ऐसे ही टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, इसका क्या मतलब है, भारत की सेना जो है वो हमारे देश की रक्षा करती है और गवर्नमेंट ही इनको फंड करती है, ट्रेन करती है और मैनेज करती है, तभी तो नेशनल डिफेंस होता है। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू ही लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे और सड़कें, ये सब कौन, सरकार ही बनाकर लोगों को देती है ताकि हर सिटीजन के जीवन में बेहतरी हो। अगला है मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सरकार पॉलिसी बनाती है ताकि जॉब्स जो है देश में वो बढ़ सके, बिजनेस हो सके और देश का डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है गवर्नमेंट। और वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स, तो लोगों के भलाई के लिए और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार आगे आके काम करती है। जैसे गरीबों के लिए योजनाएं हैं या महिलाओं और बच्चों के राइट्स की रक्षा, गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए ये सब करती है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर। तो ये सब गवर्नमेंट के ही फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो जो हम अपने समझे। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक? द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज मैनी अदर रोल्स, ट्राई टू लिस्ट दैम। तो आपने जो ग्रेड 6 में भी इस पिक्चर को देखा होगा, याद है ना, हर एक छोटी से छोटी जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ट्रैफिक कंट्रोल, है ना, इस पिक्चर्स में दिए भी हैं। और हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो इसका क्या जो कंक्लूजन है, तो अब जब भी आपको ट्रेन, पुलिस या स्कूल दिखे, सोचिए सरकार का रोल कितना बड़ा है। गवर्नमेंट सिर्फ कानून बनाने वाली नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो हर दिन हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाती है, ठीक है, या उसके लिए काम करती रहती है। ठीक है। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ग्रेड 6 में हमने पढ़ा कि इंडिया में जो सरकार बनती है वो कैसी है, लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। लाइक इंडिया मैनी कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इंडिया की तरह ही दूसरी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहाँ पर। डेमोक्रेसी का मतलब अभी समझेंगे आगे हम। बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ दूसरी तरीके से सरकार बनाई जाती है। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, और ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें देशों में, वो एक जैसी ही फंक्शन करती हों। डेमोक्रेसी में भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, और इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के जो सरकार होती है उसके अलग अलग फॉर्म्स को या तरीके को पढ़ने वाले हैं। हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे फंक्शन, कि कैसे वो एक दूसरे से अलग होती है और कैसे कैसे उनके काम होते हैं सरकारों के। ठीक है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? एज वी स्टडीड इन क्लास ग्रेड 6, डेमोक्रेसी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज रूल ऑफ द पीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? रूल ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, है ना। जो जो पावर होती है डेमोक्रेसी में वो सीधे सीधे लोगों के पास होती है, वहीं से गवर्नमेंट अपनी पावर लेती है लोगों से। दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी आर दी पीपल ऑफ कंट्री। तो ये वही बात है कि डेमोक्रेसी में जो सरकार के पास पावर और अथॉरिटी होती है वो कहाँ से आ रही होती है? लोगों के द्वारा। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल, और इसको एक स्कूल के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है। अ स्कूल एग्जाम्पल, अ स्कूल इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड थिंग्स दैट मस्ट बी डन। तो जो एक स्कूल होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि गतिविधियां और काम होते हैं। जैसे मैनी डे टू डे टास्क नीड टू बी मैनेज, रोजमर्रा के जो काम होते हैं, टास्क होते हैं, वो उनको व्यवस्थित करना होता है। एंड थिंग्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और चीज़ों को करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर टाइम टेबल टू बी मेड एंड फॉलोड। एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कि जैसे कि टाइम टेबल होती है, उसको बनाना होता है और उसको फिर फॉलो भी करना होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो जो खेलों से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करना होता है। ऐसे ही फूड टू बी सर्व ड्यूरिंग लंच टाइम, जिसको मिड डे मील भी कहा जाता है ना।
तो उसको भी सर्व करना होता है लंच के टाइम में। यूटेंसिल्स टू बी क्लीन, और बर्तन भी धुलने होते हैं। स्पीकर्स टू बी डिसाइडेड फॉर दी मॉर्निंग असेंबली, और जो मॉर्निंग में असेंबली होती है स्कूल में उसके लिए स्पीकर भी उनको चुनना होता है या डिसाइड करने होते हैं। एंड एक्टिविटीज टू बी अरेंज फॉर नो बैक डेज, और जो नो बैक डेज का दिन होता है स्कूल में, उस दिन के लिए जो गतिविधियां होती हैं वो भी अरेंज करनी होती हैं। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट नीड्स टू बी डन इन द स्कूल। तो लिस्ट ये ऐसे ही बहुत लंबी है, जो भी स्कूल में चीज़ें होती हैं या जो टास्क होते हैं वो इनको यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ना, और मैनेज करना पड़ता है। विद सो मैनी थिंग्स टू बी डन, द हेड टीचर रियलाइज दैट a student committee should be appointed so that students can be part of making the relevant rules to get all this done, then help in implementation of the rules and ensure that the rules are being followed। तो इतने सारे काम करने के लिए जो हेड टीचर थे उनके दिमाग में या उनको रियलाइज हुआ कि एक स्टूडेंट्स कमेटी, जो छात्र संगठन होता है ना, वो अपॉइंट करना चाहिए। हेड टीचर को ये रियलाइज हुआ, और उससे क्या होगा, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रूल्स मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ, और इन जो ये रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सके उनके। और इससे इंश्योर होगा कि जो रूल्स हैं, जो रूल्स बनाए जाएंगे वो प्रॉपर वे में फॉलो हो रहे हैं या नहीं, है ना। द क्वेश्चन बिफोर द हेड टीचर वाज हु विल बी पार्ट ऑफ द कमिटी, और जो हेड टीचर थे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसका पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, है ना। द हेड टीचर डिस्कस दिस इन द असेंबली, और हेड टीचर ने इसको, इस चीज़ को, जो क्वेश्चन उनके दिमाग में घूम रहा था उसको उन्होंने असेंबली में डिस्कस किया। शी प्रपोज्ड दैट इट वुड बी गुड इफ सम स्टूडेंट्स कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस टास्क, और उन्होंने असेंबली में प्रपोज किया कि ये ऐसा अच्छा होगा करना कि कुछ स्टूडेंट्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को इस टास्क के लिए करें या लें, है ना। A students committee should be formed। Hearing this, the students got excited and started arguing। तो जो स्टूडेंट्स कमेटी बनने जा रही थी, जिसकी हेड टीचर ने बात करी थी, उसको सुन करके जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और आपस में आर्ग्यू करने लग गए। एक स्टूडेंट थी नगमा। स्टूडेंट्स इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो नगमा ने बोला कि जो स्टूडेंट्स है ग्रेड 12 के, वो सबसे ज़्यादा सीनियर है स्कूल में और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे। फिर इसके आर्ग्यू में शोभा ने बोला, बट यू विल फिनिश स्कूल इन अ फ्यू मंथ्स, दैट स्टूडेंट्स इन ग्रेड 12 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो शोभा ने आर्ग्यूमेंट में बोला कि जो ग्रेड 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ही महीनों में अपना स्कूल फिनिश कर लेंगे, क्योंकि उनके एग्जाम होने वाले होते हैं ना, बोर्ड के। तो जो स्टूडेंट्स 11 के क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करेंगे। तो इसके आर्ग्यूमेंट में गुरप्रीत स्टूडेंट्स ने आर्ग्यू किया, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ ओनली वन ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, देन हाउ विल दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अदर ग्रेड फेस। तो गुरप्रीत ने बोला कि अगर एक ही ग्रेड के स्टूडेंट्स इस सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो दूसरे ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, उनके सामने अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं उनकी। तो वो ऐसे तो उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब आर्गूमेंट्स आपस में स्टूडेंट्स कर रहे थे कि कौन जो कमेटी होगी, स्टूडेंट्स कमेटी, उसका पार्टिसिपेंट होगा, या कौन उसका जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे और कौन सुटेबल रहेंगे, है ना। इन दिस एक्साइटिंग सिचुएशन द स्टूडेंट्स फाइनली केम टू थ्री ऑप्शन। और इस एक्साइटिंग सिचुएशन की स्थिति में जो स्टूडेंट्स थे, छात्र, वो आखिरकार एक कंक्लूजन पर आए या उनकी सहमति बनी। वो क्या क्या थी, तीन सहमत जो डिसीजन थे उनके, वो उन्होंने लिए। पहला क्या था, एवरीवन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमिटी एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें पहले में उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं जितने सारे के सारे स्कूल के, वो इस कमेटी का पार्टिसिपेंट्स होंगे, है ना, और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, जो रूल्स मेकिंग कमेटी थी ना उसके पार्टिसिपेंट। तो सारे के सारे स्टूडेंट इस कमेटी के मेंबर होंगे। दूसरे में बोला, द हेड टीचर चूजेज द स्टूडेंट्स हरसेल्फ फॉर द कमेटी।
और दूसरे में डिसाइड किया गया कि जो हेड टीचर हैं वो अपने आप से चूज करेंगे स्टूडेंट्स को कि कौन इस कमेटी का मेंबर होगा, है ना, या पार्टिसिपेंट होगा। और तीसरे आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ, द स्टूडेंट्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग एंड द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। तीसरे आर्गुमेंट में बोला गया कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे वोटिंग के थ्रू, है ना, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिधि, तो जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे स्टूडेंट्स के थ्रू वो इस कमेटी के मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जो बाकी के स्टूडेंट्स के वो आवाज बनेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव अ पर्सन हु इज चूजन टू एक्ट और मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि चूज किया गया होता है ना, किसके बिहाफ पे, दूसरे जो लोग होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल उनके बिहाफ पर, वो उनकी वॉइस बनकर उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के द्वारा चूज किया गया हुआ एक इंसान होता है। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स पर जो उनकी सहमति थी वो बनी कि कैसे जो उस कमेटी जो स्टूडेंट्स कमेटी है उसका एक तरीके का इलेक्शन होगा या चूज करी जाएगी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या था कि सारे के सारे स्टूडेंट उस कमेटी का हिस्सा होंगे, और दूसरे में क्या था कि जो हेड टीचर हैं वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इस कमेटी में स्टूडेंट्स को चुनेंगी कि कौन इसके मेंबर होंगे। और तीसरे में बोला गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे चूज करेंगे, और वो जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है वो इस कमेटी का मेंबर होंगे, ठीक है। तो एक तरीके के ये जो इलेक्शन की ही प्रक्रिया है, इन्हीं तरीके से इलेक्शंस भी होते हैं देशों में। लेट्स एक्सप्लोर विच ऑफ द थ्री मेथड्स डू यू थिंक इज मोस्ट इफेक्टिव, व्हाई। जैसे पूछा गया, अभी तीन मेथड देखे ना हमने जिन पे सहमति बनी थी स्टूडेंट्स की, तो उनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा वाला है वो यहाँ हमें देखना है, ठीक है। द फर्स्ट मेथड may seem appealing, but if every student in the school is part of the committee, it will be difficult to reach decisions and manage implementation effectively. जो फर्स्ट वाले मेथड में क्या था, अपीलिंग तो लग रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का से होगा वहाँ पर, सारे के सारे स्टूडेंट्स उसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, बट अगर ऐसा होगा हर स्टूडेंट इस कमेटी का मेंबर होगा, है ना, तो फिर क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी डिसीजन को लेने में या डिसीजन तक पहुँचने में, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अपना अपना से होगा, अलग अलग उनके जो थिंकिंग होगी, तो उसको कहीं ना कहीं कंक्लूजन पर ले जाना या एक फाइनल मेथड पर ले जाना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरे जो मेथड था, इन द सेकेंड मेथड, सिंस द हेड टीचर सेलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर द कमिटी, many students will not have a role and won't have a way to ensure that their voices are heard regarding what they need and want। और दूसरा मेथड क्या था, जिसमें जो हेड टीचर थी वो अपने आप से इस कमेटी में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट बना रही थी। अब वो उनके उन पे डिपेंड करता है कि वो किस किसको पार्टिसिपेंट बनाएंगी, है ना, और जिनको पार्टिसिपेंट बनाएंगी और जो रह जाएंगे तो उनका क्या होगा फिर, उनकी जो थिंकिंग है या उनकी जो वॉइस है या जो वो चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट जो रिमेनिंग है, तो उनका जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सुनेगा, है ना, कि उनकी क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं। हाउएवर इन द थर्ड मेथड, स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ग्रेड कैन चूज वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। और जो तीसरा मेथड क्या था, उसमें क्या कर रहे थे जो स्टूडेंट्स थे वो अपने बीच में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव अपना वो चूज कर रहे थे, है ना, तो जो कि उनकी आवाज़ बनेगा या उनको कमेटी में रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा चुना हुआ होगा, ठीक है। समवन दे बिलीव विल इफेक्टिवली एडवोकेट फॉर देयर क्लास नीड्स। और वो कौन होगा जिस पे वो विश्वास करते हो कि ये जो इंसान है या जो स्टूडेंट्स है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और वो इफेक्टिवली उनको एडवोकेट करेगा उनके जो नीड है और वांट है ना, क्लास की। दिस रिप्रेजेंटेटिव विल सर्व ऑन द कमिटी, मीनिंग दैट द स्टूडेंट कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ग्रेड। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस कमेटी में सर्व करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट कमेटी है वो अब क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी होगी जो कि हर ग्रेड से इसमें रिप्रेजेंटेटिव लिए गए होंगे, हर क्लास से, है ना। क्योंकि अब क्या क्या किया गया है कि वो बच्चों जो स्टूडेंट्स के द्वारा
अपना अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव सबने चुन लिया है इसमें थर्ड वाले मेथड में। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इस कमेटी में। दिस अप्रोच इज अ डेमोक्रेटिक वे टू चूज रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर्म अ कमिटी। और ये थर्ड वन वाली जो मेथड है या अप्रोच है वो डेमोक्रेटिक वे है, लोकतांत्रिक वे। इसमें क्या होता है, चूज करे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव और वो उसमें क्या होंगे, फिर वो कमेटी फॉर्म होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की। So let's wrap the video here, and this is the first part of this video chapter, and next we will cover in another video. So thanks for watching and please subscribe the channel.